अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली अख्तर है और द राइट वे इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से बियॉन्ड करंट अफेयर्स की लेक्चर सीरीज में मैं आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। आज जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज का जो कंटेंट है वो इसेंशियल है आपके सीएसएस के कुछ सब्जेक्ट्स के लिए। अगर मैं नाम लूँ तो एसए के पर्सपेक्टिव से और करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस और जेंडर स्टडीज़, इन सब सब्जेक्ट्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छा कंटेंट आज आपके साथ शेयर करेंगे। और हमने जो है अपना फॉर्मेट चेंज किया है आपको लेक्चर डिलीवर करने का, जिसमें हम डायरेक्टली न्यूज़ को आपके सामने रखते हैं और वहीं से जो है आपको एसेंशियल चीज़ें निकाल के देते हैं। अगर आपको ये फॉर्मेट समझ आ रहा है तो आप काइंडली अपनी राय से हमें आगाह करें। अगर इसमें कुछ चेंजेस करनी है आपको पुराने मेथड पे स्लाइड्स के थ्रू अगर समझ आ रही हैं चीज़ें तो काइंडली आप उससे हमें आगाह करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं आज की पहली खबर पे। और आज की जो पहली खबर थी वो द न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश हुई एक स्टोरी या एक न्यूज़ जो कि एसेंशियली हमें बहुत कुछ सिखाती है। अब आपको पता है कि ईरान यूएस वॉर, पीस डील एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन और हम रोजाना उस पर बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं। लेकिन इस वॉर के जो नतायज हैं, इस वॉर के जो इफेक्ट्स हैं वो मल्टी डायमेंशनल नजर आ रहे हैं। और इसके जो नतायज हैं वो सिर्फ महदूद नहीं है इस रीजन पे, बल्कि इस रीजन से बाहर यूएस पे भी उसके इम्पैक्ट्स नजर आए। सो आज खबर ये पब्लिश हुई कि इजराइलीज को ये डर है कि अब उनके जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रिलेशंस हैं वो खराब होते जा रहे हैं या वो वीक होते जा रहे हैं ड्यू टू दिस वॉर और पीस डील। इजराइल एंड यूएस आर बीइंग कंसिडर्ड एज आयरन क्लेड ब्रदर्स और आइडियोलॉजिकली और पॉलिटिकली हर हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स बैक करता है वॉर में। और ये रिलेशंस ढके छुपे नहीं है, पूरी दुनिया को पता है कि कितने स्ट्रेंथन रिलेशंस हैं इनके मिडल ईस्ट में। वो अपनी पॉलिसी को इजराइल के नज़रिए से ही देखता है। लेकिन इस वॉर ने इनके रिलेशनशिप को भी एक बहुत बड़ा डैमेज दिया। अब वो डैमेज कैसे दिया? वो ऐसे दिया कि इजराइलीज आर थिंकिंग that this peace deal between the United States and Iran is betrayal to the Israelis। वो कह रहे हैं कि हमारे वॉर के ऑब्जेक्टिव्स ही अचीव नहीं हुए। हम जिस इंटेंशन से इस वॉर में गए थे कि वी विल टोटली डिसिमेट ईरान और वहां पर रिजीम चेंज होगा, और उनके जो गोल्स थे, उनके जो एम्बिशंस थे ईरान में, वो इनकम्प्लिश नहीं हुए। और पीस डील भी साइन हुई, और पीस डील भी ऐसी साइन हुई कि जो अपेरेंटली फेवर कर रही है ईरान को, और ईरान इस जंग से दोबारा एक मजबूत शक्ल में वापस आया है। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट इजराइल इज सेइंग दैट वी हैव बीन बिट्रेड बाय दिस पीस डील। और ट्रम्प की जो कैबिनेट है, पर्टिकुलरली वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट मार्को रूबियो, उनकी स्टेटमेंट्स हैं जो ओपनली क्रिटिसाइज कर रहे हैं इजराइल की स्टेटमेंट्स को। और वो कह रहे हैं कि यू आर नथिंग विदाउट अस, यू आर नथिंग विदाउट अस। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कि कोई अपने ड्रीम्स में भी नहीं सोच सकता था कि यूएस वुड से टू इजराइल। लेकिन ये चीजें अभी डिस्कशन में हैं। हुई है कि न्यूयॉर्क में जो है वो ट्यूसडे को इलेक्शंस के रिजल्ट आए, जिसमें जोरान ममदानी के जो है प्रो पैलेस्टीनियन कैंडिडेट्स थे, और वो इस ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर मेजॉरिटी जो थी वो डेमोक्रेट्स के स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वहां पर प्रो पैलेस्टीनियन जो कैंडिडेट्स थे वो जीत गए। और ये एक बड़ा धचका था। न्यूयॉर्क आउट ऑफ इजराइल सबसे बड़ी जो ज्यूज की पॉपुलेशन है वो न्यूयॉर्क में रहती है। और ये रिजल्ट्स कुछ सिग्निफाई कर रहे थे एक चीज को कि अमेरिकन पॉपुलेशन का जो परसेप्शन है इस वॉर में वो चेंज होता जा रहा है। अकॉर्डिंग टू प्यू रिसर्च इन 2025
उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट की जिसके मुताबिक 60% ऑफ द अमेरिकन डू नॉट फेवर इजराइल्स actions in Gaza and particularly in Gaza and overall in the Middle East. So इजरायली सिंपथी, जो कि एक इजराइल प्राउड होता था हमेशा, उसको अनवारंटेड और कंप्लीट फ्रीडम होती थी अपने एक्शंस की, क्योंकि उसके साथ अमेरिकन और पर्टिकुलरली यूरोपियन कंट्रीज की सिंपथी होती थी, उसके एक्शंस को बैकिंग होती थी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता था, क्योंकि जो भी रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेज पे आती थी वो वीटो कर देता था अमेरिका, ब्रिटिश और जो परमानेंट मेंबर्स हैं इजराइल के अलाइज। इस पर्सपेक्टिव में ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग था। वो पूरी क्रोनोलॉजी बताता था कि किस तरीके से ये रिलेशंस खराब होते गए, कि जब इजराइल को रोका गया, बाइडन की स्टेटमेंट थी कि आप जो है कारपेट बॉम्बिंग ना करें गजा पे, लेकिन फिर भी इजराइल ने जो बॉम्बिंग की और उसके अलावा जो वहां पर सिविलियन कैजुअलिटीज हुई, तकरीबन 20,000 बच्चे मरे, 70,000 से ज्यादा जो है सिविलियंस मरे, और गजा को एक डिस्टोपियन शक्ल दे दी उन्होंने बम्बार्टमेंट से। और फिर यही नहीं रुके, फिर साउदर्न लेबनान में वही एक्शंस, और आफ्टर अक्टूबर 2023 इजराइल ने तकरीबन 8 कंट्रीज पे अटैक किया, और एग्रेसर की तरह उन्होंने यूएस को भी इस वॉर में धकेला, और ईरान के साथ ना कि सिर्फ एक बार जून में बल्कि दूसरी बार इस फरवरी में। लेकिन नताइज, आप जंग में कहते हैं कि आप जाते अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जंग से जो बाहर आते हैं ना, वो उधर आपकी मर्जी नहीं होती। और वॉर का यही एक प्रोसेस है थ्रू आउट द टाइम ऑफ नेपोलियन, कि वॉर इज नेवर काइंड टू एनीवन। वो हमेशा से अपने जो नतीजे हैं वो किसी की मर्जी पे नहीं आते, वो नतीजे नेचुरली सर्कमस्टेंसेस जैसे इवॉल्व होते हैं, सबकी एक्सपेक्टेशन से अलग आते हैं, और हमें ईरान की वॉर में भी यही नजर आया। इस आर्टिकल में ये कुछ चीजें डिस्कशन में थी। ये चीज आपके एसे के लिए बहुत ही इसेंशियल होने वाली है। इस आर्टिकल को आप एज अ कोट करके ये लिख सकते हैं, जैसे कि ऐसे आया कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। Even the ironclad brothers, even the ideological brothers like Israel and US can come to the point के वहां जहां पर वो एक दूसरे को अक्यूज करें एक दूसरे के फेल्यूर्स के लिए, क्योंकि दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट जो थे वो डाइवर्जेंट थे। दैट वाज अ बेसिकली डेवलपमेंट जो कि आज आपके साथ हमने शेयर की। मूविंग फॉरवर्ड, एक और इसी वार के तनाजुर में एक और डेवलपमेंट और एक और कंटेंट और एक और न्यूज जो कि एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान अफेयर्स में जरूर इससे रिलेटेड कोई चीज पूछी जा सकती है। करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, और ऐसे भी अगर आ जाए वार के तनाजुर से और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से कोई, तो उसमें पाकिस्तान के इकोनॉमिक एंगल से आज डॉन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है बिजनेस सेक्शन में एक न्यूज, जिसमें यह कहा था कि गल्फ टर्मोइल जो है वो पाकिस्तान के इकोनॉमिक आउटलुक को बैडली हर्ट कर रहा है। कैसे हर्ट किया, इस आर्टिकल में बेसिकली यही बात की गई कि पीस डील तो हो गई है, लेकिन अनसर्टेनिटी अभी भी परसिस्ट करती है कि ये वॉर शायद आगे चल के दोबारा भी रीस्टार्ट हो जाए, और इस वॉर की वजह से डैमेज ना कि सिर्फ उन रीजनल कंट्रीज ने सहा, बल्कि पाकिस्तान पे उसका इम्पैक्ट आया। पाकिस्तान पे इम्पैक्ट कौन सा आया जो इस आर्टिकल में शेयर किया? इकोनॉमिक इम्पैक्ट। बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ दिस वॉर ऑन पाकिस्तान। ठीक है, कैसे आया? इस न्यूज में जो बेसिक डिस्कशन थी वो ये थी कि पाकिस्तान में जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हुई। इस फिस्कल ईयर 2025-26 में पाकिस्तान में जो एफडीआई की परसेंटेज है वो 28% डिक्लाइन हुई। क्यों? क्योंकि बेसिक लॉजिक है इसकी, जहां वॉर होती है वहां बिजनेस नहीं होता,
और वो लैंड कभी भी अट्रैक्टिव नहीं होती। आपने दुबई में देखा कि किस तरीके से रियल एस्टेट मार्केट ने क्रैश किया इस वॉर के होते हुए, इस वॉर की कंटिन्यूएशन में। और दूसरे रीजन में आपने देखा एनर्जी मार्केट्स या उनके जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर थे उन पे जब अटैक आया तो वो इकोनॉमिक कॉस्ट उन पे क्या पड़ी। पाकिस्तान पे ऑब्वियसली एनर्जी कॉस्ट एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट था, पाकिस्तान पे ट्रेड जो है वो एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट की सूरत में हमें ट्रेड जो है वो डेफिसिट वो बढ़ता जा रहा था। और इस तरीके से एक और जो इम्पैक्ट सबसे बड़ा पाकिस्तान पे आया था वो ये एफडीआई की स्लगिशनेस ऑफ एफडीआई, तकरीबन ये एक इम्पैक्ट था। और दूसरी ये कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने बड़ा आउटराइटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया था पिछले कुछ चंद माह में, लेकिन इस वॉर की वजह से हम उसके बेनिफिट्स को गार्नर नहीं कर पाए। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जो इक्विटी मार्केट है उसमें पाकिस्तान की जो इनफ्लोज हैं, इक्विटी मार्केट बेसिकली जो जहां पर आके स्टॉक एक्सचेंज में जो रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं वहां पर आके शेयर्स लिए जाते हैं, वो इनफ्लोज जो था वो तकरीबन $308 मिलियन का था। और जो आउटफ्लो था वो इससे 3 टाइम्स ज्यादा या 35% ज्यादा $1 बिलियन का था। मींस कि ऑलरेडी जो लोगों ने पैसा लगाया हुआ था पाकिस्तान में वो उन्होंने इस वॉर के वजह से निकालना शुरू कर दिया और इनफ्लो घट गया। ये 2 इंपैक्ट्स मैंने आपको बता दिए इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ वॉर फॉर पाकिस्तान। मजीद अगर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई तो मैं आपको उनसे भी जरूर बताऊंगा, ये आप जरूर नोट डाउन कर लें। ये एक बेसिक चीजें होती हैं जो कि डिफरेंस क्रिएट करती हैं आपके पेपर में। मूविंग फॉरवर्ड ये भी डिस्कस कर लिया हमने। अब हम आते हैं जेंडर स्टडीज से रिलेटेड या वो लोग जो ऐसे अटेम्प्ट करते हैं वुमेन पे, और जेंडर स्टडीज में वुमेन एंड इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक राइट्स ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान, उससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आज पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फैसला सुनाया है कल 29 जून 2026 को, जिसके मुताबिक के जो ब्राइड को मतलब जो ऑर्नामेंट्स गिफ्ट मिलते हैं, ज्वेलरी या डॉरी या जो भी चीजें उनको एट द टाइम ऑफ मैरिज गिफ्ट में मिलती हैं, उस पे आउटराइटली राइट सिर्फ ब्राइड का है और उस पे ये क्लेम नहीं किया जा सकता कि ये चीज उसको जो है वो कोई हस्बैंड या हस्बैंड की जो फैमिली है वो उसको कन्फिस्केट या उसको नहीं रख सकते। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द वुमेन। सो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। आप अगर देखें तो हमारे यहाँ आए दिन इस चीज से रिलेटेड फैमिली कोर्ट्स में इशू चल रहा होता है, और ये जो डेवलपमेंट है ये एक प्रेसिडेंट सेट कर रही है कि किस तरीके से आपकी फैमिली लॉज में कितना बड़ा चेंज आएगा और इन रूल्स में। अब बेसिकली ये केस जो था आपने जैसे कोर्ट करना है, ये गुलाम हबीब एक ये दरख्वास्त दायर की थी कि उनको जो है उनकी जो बीवी हैं वो शाजिया तकरीबन ये जो केस था वो 92 तोला ऑफ गोल्ड इससे रिलेटेड था कि ये जो है एट द टाइम ऑफ मैरिज हमने दिया था और ये हमें जो है वापस किया जाए, जिसपे सुप्रीम कोर्ट में 3 मेंबर्स बेंच ने ये फैसला सुनाया। और पहले ये लाहौर हाई कोर्ट से आ चुका था, लेकिन अब इस पे जो फैसला सुनाया गया वो 3 मेंबर जज बेंच थी सरबराही में चीफ जस्टिस याया आफरीदी की में, और उसमें ये आउटराइटली उन्होंने कहा कि ये जो ज्वेलरी है गिफ्ट के तौर पर जब भी ब्राइड को मिलती है ये उसके फाइनेंशियल एसेट है। ये फाइनेंशियल एसेट उसको अपनी ऐसे ही डिफिकल्ट टाइम्स के लिए काम आते हैं कि फॉर सपोज जब हस्बैंड इकोनॉमिकली प्रोवाइड करना बंद कर दे या डाइवोर्स हो जाती है या इससे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं, तो उस सेंस में उन्होंने आउटराइटली कहा कि ये जो ब्राइडल गिफ्ट्स हैं, पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं या जो रिमेन्स होते हैं प्रॉपर्टी के, ये सारे उस ब्राइड के हैं, उस ना के उसकी इन-लॉज के या उसके हस्बैंड के। अब इस फैसले से ये हुआ कि अब जो भी ब्राइडल गिफ्ट
और इससे रिलेटेड जो भी केसेस फ्यूचर में आएंगे वो फैमिली लॉ में डील होंगे। उससे पहले ये होता था कि चीजें जो है आउट ऑफ द कोर्ट सेटल हो जाती थी, या कोई कंप्लेनेंट आ ही नहीं सकता था अपनी दरख्वास्त लेके। लेकिन अब ये एक प्रेसिडेंट सेट हो गया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जो कि वुमेन का एक इकोनॉमिक राइट है पाकिस्तान में, और इसको आप एज ए केस स्टडी गुलाम हबीब अगेंस्ट हिज वाइफ अगेंस्ट शादिया, ये जो केस है ये जेंडर स्टडीज में या वुमेन के जो इकोनॉमिक राइट्स में ये बहुत सिग्निफिकेंट है। और आज जेंडर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट हमने आपके साथ शेयर किया। मूविंग फॉरवर्ड, आज एक और डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट तो बेसिकली अब ये इंटरनेशनल रिलेशंस के जो स्टूडेंट हैं या वो लोग जो ऐसे अटेम्प्ट करते हैं अभी जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स ऑन टेक्नोलॉजी या एआई पे जो ग्लोबल कंपटीशन चल रहा है, उससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आई है। वो न्यूज ये थी कि साउथ कोरिया ने बेट किया है। बेट बेसिकली ऐसे किया है कि उन्होंने 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट they are going to put into the chip making related to AI। अब क्या है कि साउथ कोरिया की अगर आप टोटल जीडीपी देखें तो उसका ये 2/3 बनता है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पे वो ला रहे हैं चिप मेकिंग पे। आपको अगर मैं कॉन्टेक्स्ट बताऊं तो दुनिया में इस वक्त जो चिप मेकिंग कंपनीज हैं उसमें 3 कंपनीज जो हैं वो जायंट है। एक माइक्रोन है यूएस की, और 2 जो कंपनीज हैं जो कि चिप्स बनाती हैं। अच्छा, चिप कौन सी है? टाइप होते हैं। एक होती है HBM जिसे कहते हैं हाई बैंडविड्थ मेमोरी, जो कि सपोर्ट करती हैं दूसरी जीपीयूज को, और जीपीयू NVIDIA और वो बनाती हैं। ये उसको बेसिकली सपोर्ट करने के लिए चिप्स होती हैं। और चिप्स के टाइप हैं, जैसे एक तो NVIDIA बनाती है, हमने वो सुना है, वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। लेकिन ये जो है जीपीयूज हैं बेसिकली HBM चिप्स हैं। HBM चिप्स अगर आप इसको याद रखें, HBM चिप्स पे दुनिया में 3 बड़ी कंपनीज हैं। पहली है माइक्रोन यूनाइटेड स्टेट्स की, दूसरी सबसे बड़ी कंपनी आती है सैमसंग जो कि साउथ कोरिया की है, साउथ कोरिया में ये सैमसंग भी बनाती है, और तीसरी भी साउथ कोरिया की ही कंपनी है जिसका नाम है SK हाइनिक्स। SK हाइनिक्स तीसरी HBM बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है। सो ये डेवलपमेंट क्यों हुई? ये डेवलपमेंट इसलिए हुई है कि रिसेंटली AI का जो बूम आया है वो इतना मतलब इंटेंसिव है कि अब जो मार्केट में डिमांड है AI चिप्स की वो फुलफिल नहीं हो पा रही। और शॉर्टेज की वजह से आपने 2-3 दिन पहले एक न्यूज आई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो एप्पल ने अपने मैकबुक और दूसरे प्रोडक्ट्स की जो कीमत है वो ड्यू टू एक्सपेंसिव चिप्स बढ़ा दी है $100 या $200। सो इसी उसमें डेवलपमेंट में सैमसंग भी सुना है कि अपने प्रोडक्ट्स की जो है कीमत बढ़ा रहा है। सो डिमांड बहुत ज्यादा है और उसके जो सप्लाई है वो बहुत कम है। इस पर्सपेक्टिव में ये भी देखा जा रहा है कि साउथ कोरिया जो है वो अपनी स्पेंडिंग्स को ट्रिपल कर रहा है इस मामलात में। और साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ने ये भी कहा था कि ये AI का जो बूम है इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए या ऐसे हो जाए कि इसका बूम कम हो जाए, इससे पहले हम इस सेक्टर में इन्वेस्ट करें और इससे फायदा लें। सो ये एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है इस वक्त। जो यूएस की एक फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक जो एप्पल है वो अपनी मेमोरी चिप्स जो है ना वो चाइनीज मैन्युफैक्चरर CXMT से खरीद कर रहा है। और ये जो है चाइनीज चिप मेकिंग कंपनी को बहुत बड़ा बूस्ट देगी। और चाइना में बेसिकली क्या है, अब कंपेटेटिव एडवांटेज चाइना को क्या है जो साउथ कोरिया को नहीं है? चाइना के पास चीप लेबर है और उसकी लेबर मार्केट सस्ती है, इनोवेटिव है, और इसकी वजह से चाइना में जो है एक कॉम्पिटिटिव एज मिल जाता है चाइना को अपने दूसरे कॉम्पिटिटर से।
और दूसरी जो बात सबसे इंपॉर्टेंट है चाइना की, वो ये है कि चाइनीज गवर्नमेंट बैक करती है ऐसे प्रोजेक्ट्स में जहां पर मतलब प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट ना हो तो चाइनीज गवर्नमेंट बैक करती है। हमने देखा रियल एस्टेट सेक्टर हो या कोई भी हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इस बार चाइना में तकरीबन जो देखा जा रहा है कि वो $268 बिलियन के करीब चिप मेकिंग में चाइना भी इन्वेस्ट कर रहा है। सो दिस वाज द डेवलपमेंट। ये किस तरीके से एआई टेक्नोलॉजी पुश कर रही है कंट्रीज को कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएं, और ये कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, इस जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट में किस तरीके से फ्लरिश हो रहा है। सो ये एक चीज थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। जो आईआर के स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के हों या एसए में, दिस इज योर पॉइंट यू कैन कोट, जिसमें आप ये बता सकते हैं कि कंट्रीज में इस वक्त एआई या चिप मेकिंग में किस तरीके से एक रेस लग चुकी है। मूविंग फॉरवर्ड, ये अगेन रिलेटेड है, मिडिल ईस्ट से रिलेटेड एक न्यूज है जो कि आपको आपके लिए चले इसेंशियल इस तरीके से है कि ये चीज आपको फ्यूचर में हम जब डिस्कशंस करेंगे अगले लेक्चर्स में, तो इस डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो आपको ये अगर जहन में होगी तो आपको ये चीज याद रहेगी। अब डेवलपमेंट क्या है, वो ये है कि इराकी अथॉरिटीज ने अल्टीमेटम दिया है प्रो ईरानियन ग्रुप्स को जो इराक में हैं कि आप डिसआर्म हो जाएं 30 सितंबर से पहले, अपने आप को डिसआर्म करें। ईरान बैक्ड, प्रो ईरान मिलिटेंट जो फाइटर्स हैं कि आप खुद को डिसआर्म करें। मैं आपको बता दूं, क्विकली रिवाइज करवा दूं कि जब ये फरवरी वॉर स्टार्ट हुई तो हिजबुल्लाह ने मार्च में अटैक किया, ईरान बैक ग्रुप था या प्रो ईरान ग्रुप था। उसके बाद हमने देखा हुदीज ने यमन में रेड सी पे अटैक किया शिप्स पे, वो भी ईरान बैक ग्रुप है, प्रो ईरान है। इराक में भी बहुत सारी ऐसी प्रो ईरान ग्रुप्स थे जिन्होंने यूएस के जो मिलिट्री एसेट्स थे उन पे अटैक किया, और तकरीबन कहा जाता है कि ईरानी बैक जो ग्रुप्स थे उन्होंने यूएस पे 600 मरतबा अटैक किया है इस वॉर में, 600 टाइम ऑन द यूएस फैसिलिटीज इन इराक। तो ये इस तरीके से ईरानी बैक ग्रुप है। अब डेवलपमेंट ये हो रही है कि इराकी अथॉरिटीज उन्हें डिसआर्म करने के लिए कह रहा है। हमने देखा कि लेबनान में भी यही शर्त आयद की गई है ट्राइलेटरल एग्रीमेंट में बिटवीन इजराइल, लेबनान एंड यूएस के, वो लेबनीज अथॉरिटी हिजबुल्लाह को डिसआर्म करेंगी। अब ये चीज इंटरनली, मुझे ये 3-4 डायनामिक्स पे मैं आपको अपना एनालिसिस बता दूं कि ये एक नई सिमत में जा रही हैं चीजें। वो ऐसे हो रही हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स इंटरनल हो गए। अब डील्स इस तरीके की हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स या तो रीजनल हो गए या इंटरनल कंट्रीज के अंदर होंगे। आप कैसे इतनी बड़ी मिलिशियाज को आप डिसआर्म कर सकते हैं थ्रू डायलॉग? जरूर ये बात सिविल वॉर तक जाएगी। अब इराक के पर्सपेक्टिव से इराक क्यों परसू कर रहा है, क्यों, या इराक पे यूएस का वो इतना, ये ऑब्वियसली अंडर यूएस प्रेशर ये उन्होंने डिसआर्म करने की बात करी है, तो इराक ये क्यों कर रहा है? मैं आपको इसकी जो बेसिस है ना वो ये बता दूं कि इराक के जो आफ्टर 2003 जब इराक इन्वेजन किया था यूएस ने, तब इराक के जो फाइनेंशियल एसेट्स थे ना, ऑयल एसेट्स थे या ऑयल जो इनकम थी, वो रेवेन्यूज, वो यूएस के फेडरल रिजर्व्स में जाते हैं। ठीक है, फेडरल रिजर्व बैंक इन न्यूयॉर्क अंडर एग्रीमेंट रीच्ड फॉलोइंग द इन्वेजन। अब वो एसेट्स या वो जो रिजर्व्स हैं, ऑयल के रेवेन्यूज हैं, वो यूएस की बैंक में जाते हैं, और यूएस उसको यूज करके ईरान को पुल करता है किसी भी काम के, इराक को पुल करता है किसी भी काम पे। सो दैट इज द रीजन के इराकियन गवर्नमेंट अब तक यूएस के इन्फ्लुएंस में है। वो हमेशा इस वॉर में भी हमने देखा कि शुरू के टाइम पे उन्होंने इराक पे प्रेशर डाला इस टूल को इस्तेमाल करते हुए। और जो ये ग्रुप्स थे ये भी पोस्ट 2003 इन्वेजन ऑफ इराक, उसके बाद ये पैदा हुए, आईएसआईएस के साथ लड़े, और इनकी भी एक बैकिंग है और सिग्निफिकेंस है बहुत ज्यादा इराक में, क्योंकि वहां पर भी शिया पॉपुलेशन रहती है।
सो मूविंग फॉरवर्ड, एक और जो डेवलपमेंट है, आप यूएस पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आप पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 यूएस पॉलिटिकल सिस्टम में, पेपर 2 यूएस पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद एक और टॉपिक, ये रिलेटेड है टॉपिक आपकी अथॉरिटेरियनिज्म, राइजिंग अथॉरिटेरियनिज्म इन द यूनाइटेड स्टेट। आप इसको इस पर्सपेक्टिव में भी इसको समझ लें। और तीसरी, यूएस हिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं ऑब्वियसली उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि यूएस फेडरल कोर्ट ने जो है वो ट्रंप की सुप्रीम कोर्ट ने, यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की प्रेसिडेंशियल पावर को एक्सपैंड करते हुए अपने पास्ट प्रेसिडेंट को भी डिनाई किया और ट्रंप को ये अथॉरिटी दी कि वो फेडरल ट्रेड कमीशन के किसी भी मेंबर को अपना जो एक ड्यू टाइम है उससे पहले फायर कर सकते हैं। बेसिकली ये इशू स्टार्ट हुआ था, एक फेडरल मेंबर थी जिनका नाम था एक फेडरल मेंबर थी, उनकी फेडरल बेसिकली जो कमीशन है फेडरल ट्रेड कमीशन, उनकी एक मेंबर थी, उनको ट्रंप ने फायर किया पिछले साल। और वो कुछ एलिगेशंस रिलेटेड टू मतलब एक ऐसे एलिगेशंस पे, और वो क्योंकि पॉलिसी लाइन में वो ट्रंप की बात नहीं मान रही थी, उनका नाम स्लॉटर या ऐसे कुछ करके था, उनको उन्होंने फायर किया। और वो जो है लास्ट ईयर फिर वो कोर्ट में चली गई और कोर्ट में ये चीज डिसाइड होती रही कि क्या प्रेसिडेंट के पास ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इस एक्सटेंट तक है कि वो इसको कर सकता है फायर। तो एक केस था यूएस में जो कि प्रीवियसली मतलब कि वो जो केस था वो प्रीवियसली हम्फ्री एग्जीक्यूटर वर्सेस यूनाइटेड स्टेट 1935 का एक केस है जिसमें ये बार थी प्रेसिडेंट पे, हम्फ्री एग्जीक्यूटर वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स ये केस था 1935 का, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी भी ऐसी अथॉरिटी मतलब जो कमीशन बनी हो उनमें किसी मेंबर को फारिग कर सकते हैं अपनी अपने टेन्योर से पहले। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एग्जीक्यूटिव ओवर रीच की और ये इसमें फिर जो कंजर्वेटिव बेंच थी उन्होंने 6-5 से ये फैसला दिया है कि ये यूएस प्रेसिडेंट को अथॉरिटी अपने ही पास्ट जो फैसला था उसको ओवरटर्न किया। और अब ये केस सिर्फ जो डेमोक्रेटिक फेडरल ट्रेड कमीशन है, उस डेमोक्रेटिक मेंबर थी फेडरल ट्रेड कमीशन की, उसके खिलाफ है। लेकिन एक और केस था जो यूएस सेंट्रल रिजर्व के जो मेंबर हैं उनके खिलाफ, वो उनमें ये ट्रंप को अथॉरिटी नहीं दी गई। वो भी एक फेडरल ट्रेड मेंबर हैं, फेडरल रिजर्व बैंक के जो मेंबर हैं उनको फायर करना चाहते हैं ड्यू टू पॉलिसी डिसएग्रीमेंट बिटवीन द यूनाइटेड ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट और फेडरल रिजर्व कमीशन, उसको फायर करना चाहते हैं। लेकिन वो इस फैसले में सुनाया गया कि वो अथॉरिटी प्रेसिडेंट की नहीं है क्योंकि वो स्पेशली उसको एक प्रिविलेज मिला हुआ है फेडरल कमीशन को, सेंट्रल रिजर्व जो कि पॉलिसी रेट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं, बताते हैं। सो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी पॉलिटिकल साइंस के यूनिटरी एग्जीक्यूटिव थ्योरी जो है ना, ये मैं आपको बता दूं। यूनिटरी एग्जीक्यूटिव थ्योरी क्या कहलाती है यूनाइटेड स्टेट्स के पॉलिटिकल सिस्टम में? वो ये कहती है कि ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, एक आर्टिकल है यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन में, द प्रेसिडेंट और उसकी जो दी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। अभी इस पे बहस चली हुई थी ट्रंप के टेन्योर में कि ये द प्रेसिडेंट सिर्फ ऑफिस के लिए है और दी एग्जीक्यूटिव मतलब सारे एग्जीक्यूटिव जो फंक्शंस हैं उसमें प्रेसिडेंट को ये हासिल है कि वो कहीं पर भी अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। इस यूनिटरी एग्जीक्यूटिव थ्योरी में बेसिकली बात ही यही कही गई है कि ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट हैज द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी।
अब ये भी एक हिसाब से एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है ना, कि आप किसी को हायर या फायर कर सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट, लेकिन वो कहते हैं कि ये जो दी एग्जीक्यूटिव है ना, इसमें ये नहीं आते, मतलब फेडरल रिजर्व के मेंबर बोर्ड है वो नहीं आता, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन यूनाइटेड स्टेट ट्रम्प की है कि ये दी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, मुझे इससे क्लैश हो रहा है। और ट्रम्प आहिस्ता आहिस्ता ये जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाया था, जिसका हेड उन्होंने एलॉन मस्क को बनाया, उसमें भी उन्होंने बहुत सारी फायरिंग की, ऐसे डिपार्टमेंट्स को भी बंद कर दिया जो कि कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं चल सकते थे, मतलब नहीं हो सकते थे बंद। लेकिन ये चीजें डेवलप हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेसिडेंट की जो अथॉरिटी है वो इंक्रोच करती जा रही है दूसरे डिपार्टमेंट्स को, सच एज कांग्रेस, और बैलेंस ऑफ पावर जो है ना वो एक खतरे में आ गया। सो इससे रिलेटेड ये बहुत बड़ी न्यूज थी, मैंने आपके साथ शेयर की। और आगे इंशाल्लाह ताला कल आपके साथ एक बार दोबारा हम बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ आएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज के लेक्चर में बहुत ही इसेंशियल मटेरियल मिला होगा। और इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा कल एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।